स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है? ए नर्मदा, बी तापी, सी माही, डी गोदावरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तापी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उकाई बांध, जिसे वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में तापी नदी पर बनाया गया है। यह सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पेय पदार्थ, सब्जियां और ईंधन, कच्चे तेल सहित जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग हेडलाइन इन्फ्लेशन के मापन हेतु किया जाता है। 2. उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के उपाय के रूप में WPI या थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में CPI या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सिफारिश की। 3. वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य समिति की सिफारिश के अनुरूप है, जिसमें 4% के लक्षित मुद्रास्फीति दर हासिल करने की बात कही गई है, जिसके साथ ±2% का विचलन स्वीकार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पेय पदार्थ, सब्जियां और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग हेडलाइन इन्फ्लेशन के मापन हेतु किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। उर्जित पटेल समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण के उपाय के रूप में WPI की तुलना में CPI की सिफारिश की, अतः कथन 2 सही है। वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य समिति की सिफारिश के अनुरूप है, जिसमें 4% के लक्षित मुद्रास्फीति दर हासिल करने की बात कही गई है, जिसके साथ ±2% का विचलन स्वीकार्य है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए. एक रडार प्रणाली जो केवल भूमि आधारित खतरों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। बी. एक प्रणाली जो हवाई क्षेत्र का प्रबंधन करने और अतिरेक को कम करने के लिए विभिन्न वायु रक्षा परिसंपत्तियों से डेटा को एकीकृत करती है। सी. नागरिक विमान यातायात नियंत्रण के लिए एक संचार प्रणाली। डी. वैश्विक हवाई क्षेत्र निगरानी के लिए एक उपग्रह आधारित प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली यानी IACCS, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। एक स्वचालित कमान और नियंत्रण प्रणाली है। यह विभिन्न वायु रक्षा संसाधनों से डेटा को एकीकृत करती है, जैसे कि भूमि आधारित रडार, वायु में स्थिर सेंसर, नागरिक रडार, संचार नोड्स और भारतीय वायुसेना के कमान और नियंत्रण केंद्र। IACCS का ओवरलैपिंग रडार और रेडियो डेटा कवरेज प्रभावी हवाई क्षेत्र प्रबंधन में मदद करता है और अतिरेक को कम करता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों, कार्यों और संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? ए. भाग 14, बी. भाग 15, सी. भाग 16, डी. भाग 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. भाग 15। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? ए. अनुच्छेद 110, बी. अनुच्छेद 119, सी. अनुच्छेद 127, डी. अनुच्छेद 132। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. अनुच्छेद 127। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जब किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित होने का अनुरोध कर सकते हैं। नामित न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियां और कर्तव्य होते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जिसमें एक तरफ संचालन और दूसरी तरफ उद्देश्य दिए गए हैं। 1. कैक्टस लिली, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना का ऑपरेशन। 2. विजय, कारगिल युद्ध के दौरान क्षेत्र पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का अभियान। 3. सिंदूर, 2025 पहलगाम आतंकी हमले के बाद की प्रतिकारात्मक कार्रवाई। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन कैक्टस लिली वर्ष 1971 भारत पाक युद्ध या बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा किया गया एक हवाई हमला अभियान था, अतः युग्म एक सही सुमेलित है। ऑपरेशन विजय 1999 यह कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बलों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत का सैन्य अभियान था, अतः युग्म दो सही सुमेलित है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिकार स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है बुडापेस्ट संधि 2001, पेरिस कन्वेंशन 1998, बर्न कन्वेंशन 1928 को अक्सर किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए बौद्धिक संपदा अधिकार, बी पर्यावरण संरक्षण, सी व्यापार और वाणिज्य, बी वैश्विक स्वास्थ्य पहल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बौद्धिक संपदा अधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए की गई थी। भारत वर्ष 1975 में WIPO में शामिल हुआ। भारत IPR से संबंधित निम्नलिखित WIPO प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का भी सदस्य है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्मजीवों के भंडार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि 2001, औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा पर पेरिस कन्वेंशन 1998, साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण पर बर्न कन्वेंशन 1928, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए यह एक वित्तीय अपराध निगरानी एजेंसी है जो आतंकवाद के वित्त पोषण तथा धन शोधन को रोकने पर केंद्रित है। बी यह एक वैश्विक पर्यावरण निगरानी संस्था है जो जलवायु परिवर्तन हेतु वित्त पोषण पर केंद्रित है। सी यह एक बहुपक्षीय संस्था है जो साइबर सुरक्षा एवं वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी है। डी यह एक नियामक निकाय है जो मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार समझौतों के साथ देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर बल देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारक है। FATF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना तथा धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने हेतु उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा उन देशों की एक ग्रे सूची बना रखी है जिन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन तथा आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने में विफल रहे हैं। वर्तमान में इसमें नेपाल, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया और वियतनाम आदि देश शामिल हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है समुद्री उष्ण तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. MHW को समुद्र सतह के तापमान में कम से कम 5 दिनों तक औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। 2. समुद्री उष्ण तरंगों का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या मत्स्य पालन क्षेत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री उष्ण तरंगे एक चरम मौसमी घटना है। यह तब होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र का सतही तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, अतः कथन एक सही है। ये घटनाएं प्रवाल विरंजन, समुद्री घास के विनाश और समुद्री वनों की हानि से संबंधित है, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह गुजरात में स्थित है और हाल ही में इसे देश के 100वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2. यह नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और मानस असम के बाद भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
भारत ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह नागार्जुन सागर, शेषशैलम आंध्र प्रदेश और मानस असम के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शिक्षा, जो पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य विषय था, को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। 2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा, जो पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य विषय था, को 42वें संविधान संशोधन के दौरान वर्ष 1976 में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, अतः कथन एक सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया, अतः कथन 2 सही है। इसने मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? A लखनऊ, B कानपुर, C नोएडा, D वाराणसी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।